नमस्ते, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में, जिसमें हम जयपुर राज्य का इतिहास देखेंगे। ठीक है, इसको कछवा वंश जो है जयपुर राज्य में, इस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके प्रमुख राजाओं और राजनीतिक घटनाक्रम को हम देखेंगे यहाँ। अब मामला ये है कि अब तक अपन ने राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले राजस्थान के अभिलेखों के बारे में, साहित्य के बारे में, और उसके बाद जो है राजपूतों की उत्पत्ति, और उसके बाद मेवाड़ की गुहिलों का इतिहास, और जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास और बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास हम देख चुके हैं। उसी क्रम में अब हम जयपुर राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और सूचना दे दूं मैं कि हम ये अब कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में 3 दिन जो है हम भारत का इतिहास भी शुरू कर दें साथ के साथ, क्योंकि भारत का इतिहास मौर्य काल तक हम पहले देख चुके हैं। मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमण जो हुए हैं उससे अपने को अब देखना है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि 3 दिन जो है वो भारत का इतिहास चल जावे और 3 दिन राजस्थान का इतिहास चल जावे। ठीक है ना, तो आज हम इस भाग 1 में शुरू करें कछवा वंश के इतिहास से, या आप इसे जयपुर राज्य का इतिहास भी कह दें। तो शुरू करते हैं। कछुआ जो है इसकी उत्पत्ति शिलालेखों में और काफ़ी सारे ख्यातों में मानते हैं राम के पुत्र कुश से। ठीक है, इसका मतलब ये जो कछुआ है अपने आप को मानते हैं सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं स्वयं को, और कुश से हुए कुशवा, और उसी का स्थानीय नाम जो है कुछ विद्वान बताते हैं कि कछवा है। ठीक है, अब इसमें सूर्यमल मिश्रण जो है वो भी इनको मानते तो सूर्यवंशी ही है, रघुकुल से ही है, लेकिन वो कहते हैं कि एक रघुकुल में कूर्म नामक वंशज हुआ। कूर्म का मतलब होता है कछुआ, और इसी कूर्म से कछुआ वंश जो है वो निरंतर बढ़ता रहा। ठीक है, इसकी वंशावली ये कूर्म से मानते हैं। और डॉक्टर ओझा जो है, सॉरी डॉक्टर हीरानंद ओझा जो है वो इनके मूल पुरुष को मानते हैं कि उसका नाम था कछवाहा, और उसी मूल पुरुष कछवाहा ने ढूंढाड़ क्षेत्र में इस राज्य की नींव डाली होगी। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान में आ गया कि मोटा मोटा रूप से कछुआ जो है या तो कुश से निकले हुए हैं, सूर्यवंशी मानते हैं ये अपने आप को, या इनका डॉक्टर ओझा जो कहते हैं कि वो इनके मूल पुरुष को मानते हैं कछुआ, और इन्होंने ढूंढाड़ क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये कछुआ जो है ये शुरू में चौहानों के सामंत हुआ करते थे, क्योंकि सपाट लक्ष्य में चौहान शक्ति बड़ी प्रबल थी। तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है शुरुआत में इनकी शक्ति का केंद्र जो है वो दौसा रहा हो, इसलिए पहली राजधानी इनकी कहाँ मानी जाती है? दौसा। दूसरी राजधानी जमवारामगढ़। ठीक है, तीसरी राजधानी मानी जाती है आमेर, और चौथी राजधानी जो है वो इनकी मानी जाती है जयपुर। ठीक है ना, तो ये इनकी शुरुआती ये अपन ने क्रम देख लिया। अब मामला ये है कि इस समय इस ढूंढाड़ क्षेत्र में 2 जातियां बड़ी प्रबल थी, एक मीणा और दूसरी बड़गुजर। ठीक है, तो इन 2 शक्तियों से किस तरह जूझकर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1137 में दूल्हे राय से अपन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं 1137 में, लगभग 1137 के आसपास एक राजा हुआ दूल्हे राय। ठीक है, इसने
बड़गुजरों को हराकर एक नई राजधानी का निर्माण किया, प्लस इसने मीणों से जमुआ रामगढ़ छीन लिया। और राजधानी कहाँ स्थापित करवाई? जमुआ रामगढ़ में दुले राय ने। सबसे पहले तो बड़गुजों को हराया इसने, ढूंढाड़ क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की, उसके बाद इसने जमुआ रामगढ़ मीणों से छीन लिया और अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की इसने? जमुआ रामगढ़। इसका एक उत्तराधिकारी हुआ 1207 ईस्वी में, ठीक है ना। 1207 ईस्वी के आसपास यहाँ एक शासक हुआ कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या किया? मीणों से इसने जीता आमेर और अपनी राजधानी कहाँ बना दी? इससे पहले दौसा थी। हो सकता है कि दुले राय से पहले, जैसे कछुआ का नाम लेते हैं अपन, तो ये एक स्थानीय सामंत रहे हों और दौसा को केंद्र बनाकर अपना राज्य करते हों, तो स्वतंत्र राजा या महाराजा की उपाधि उस समय इनको नहीं मिली थी। दुले राय ने सबसे पहले प्रयास किया, ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास के कुछ इलाके को जीत लिया और मीणों से इसने जमुआ रामगढ़ जीत लिया और दूसरी राजधानी अपनी बना दी इसने जमुआ रामगढ़ में। इसके बाद 1207 ईस्वी के आसपास इस वंश में एक कोकिल देव नाम का आदमी हुआ और कोकिल देव ने मीणों से आमेर जीत लिया और ये अपनी केंद्र कहाँ ले गया? आमेर। अब हम देखते हैं कि 1207 के आसपास जो है वो पृथ्वीराज तृतीय की भी मृत्यु हो चुकी थी और राजस्थान की स्थिति लगभग डामाडोल सी थी, कोई केंद्रीय सत्ता या थी नहीं। उधर भी इल्तुतमिश और वो लोग भी जो है आपस में लड़ाई झगड़े में मसरूफ थे। तो अब मामला ये हो गया कि आमेर भी इनके हाथ में आ गया। अब इसी वंश से कुछ और शाखाएं भी निकली है, जैसे इसी वंश में एक शासक हुआ नरु, उससे निकली नरुका, ठीक है, और एक हुए शेखा, उससे निकले शेखावत। तो मूल रूप से ये लोग भी जो है वो कछुआ वंश के ही संबंधित, कछुआ वंश से संबंधित ही हैं। केवल कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जाके अपनी सत्ता स्थापित कर ली, जैसे शेखावाटी, सीकर और इसका आसपास का जो क्षेत्र है झुंझुनू सीकर, वो राव शेखा ने जीता होगा और वहाँ इसने अपनी छोटी सी सत्ता स्थापित कर ली, ठीक। अब 1237 ईस्वी के आसपास एक शासक हुआ राजदेव। इसने कदमी महलों का निर्माण कराया आमेर में। कहाँ करवाया? आमेर में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन्हीं कदमी महलों में जो छतरी बनी है उसी में कछुआ वंश के राजाओं का राज तिलक होता रहा है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। 1237 में एक शासक हुआ राजदेव और उसने आमेर में किसका निर्माण करवाया? कदमी महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब राजदेव के बाद काफ़ी सारे शासक हुए जो अपने को ख्यातों में और लेखों में मिलते हैं। उनमें जैसे पंचमदेव, ठीक है, सॉरी, पंचवदेव, पंचनदेव और मालसी, जिलदेव, उदयकरण, इनके अपने को नाम ही मिलते हैं। अब इन सब के बाद एक शासक जो है अपने को मिलता है चंद्रसेन। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके बाद अपने को कंटिन्यूटी में यहाँ के शासकों के संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती है। चंद्रसेन का जो पुत्र था वो था पृथ्वीराज। ये 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज था और ये पृथ्वीराज जो है 1527 में खानवा के युद्ध में मारा गया। अब पृथ्वीराज के कई पुत्र थे। इसमें पृथ्वीराज का पुत्र था एक तो पूर्णमल, एक इसका पुत्र था
भीमदेव, ठीक है। पूर्णमल जो है भीमदेव बड़ा पुत्र था, इसको यूँ मानो आप, ये था बड़ा पुत्र और ये था छोटा पुत्र। इसका एक भाई और भी था सांगा, ठीक है ना। इसका और ये कनेक्शन अब चलता जाएगा, इसको अपन थोड़ा सा विशेष तौर से देख लें। अब भीमदेव बड़ा था, पूर्णमल जो छोटा था, लेकिन पृथ्वीराज ने क्या किया, अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को राज गद्दी दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि ये अपनी एक रानी के प्रभाव में था, उस रानी का नाम था बाला देवी। ये जो बाला देवी थी, ये जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी और जयपुर राजघराने पे इसका बड़ा प्रभाव था। इसने पृथ्वीराज को बहका दिया और राज्य किसको दिला दिया? पूर्णमल को, ठीक है। पूर्णमल का बड़ा भाई था भीमदेव। अब इसने क्या किया, राजगद्दी इसको देने के बाद इसने पूर्णमल को हरा दिया। और जब इसने पूर्णमल को हरा दिया तो राजा कौन बैठा? भीमदेव बन गया। अब भीमदेव की मृत्यु के बाद राजा बना रतन सिंह। रतन सिंह जो है वो थोड़ा सा अय्याश किस्म का आदमी था, इसको राजकाज से ज़्यादा कोई लेना देना था नहीं, और ये इसने अपना सारा राजकाज जो है एक मंत्री राय मलोथ, ये इसका मंत्री था देवल राय मलोथ, इसको इसने सौंप दिया। अब मामला क्या हुआ, इसको अपन वापस आगे ऊपर देख लें। यहाँ तक आ गया अपने समझ में? पृथ्वीराज के लड़के थे भीमदेव और पूर्णमल, रानी के प्रभाव में आके, ये बाला देवी रानी के प्रभाव में आके पूर्णमल को गद्दी दे दी, लेकिन बड़े भाई भीमदेव ने पूर्णमल को परास्त कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर दिया। और भीमदेव का लड़का था रतन सिंह। तो अब अपन देखें, एक तरफ तो ये आ गया रतन सिंह। रतन सिंह अपने को ध्यान में है, अय्याश किस्म का आदमी था, सारा राजकाज जो है इसने राय मलोथ नामक मंत्री को सौंप दिया था और खुद भोग विलास में लिप्त रहता था, इसको राजकाज से कोई लेना देना था नहीं। तो उसका फायदा किसने उठाया? इसके चाचा सांगा ने। सांगा ये इसका चाचा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस समय बीकानेर के शासक थे राव जेतसी, इसके साथ मिलकर, राव जेतसी के साथ मिलकर मोजिमाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को जीत लिया और यहां इसने बसाया कस्बा सांगानेर। ठीक है, सांगानेर बसाया। और इन दोनों ने आमेर भी रतन सिंह से छीनने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तो सैनिक दृष्टि से जब रतन सिंह को जीता नहीं जा सका तो इन्होंने एक जुगत भिड़ाई। इसका छोटा भाई था, छोटा भाई आस्करण। सांगा ने क्या किया, आस्करण को भड़काया। इसको कहा कि रतन सिंह जो है ये अय्याश आदमी है, ये गद्दी के बिल्कुल भी लायक नहीं है, तो भैया तुम ऐसा करो, इस रतन सिंह को निपटा दो, ठीक है। और गद्दी के जो असली वारिस हो वो तो कौन हो, वो तुम हो, ठीक है। ये भी भड़क गया। अब भड़कने के बाद क्या हुआ मामला, इसने इसको जहर दे दिया। रतन सिंह की मृत्यु हो गई, भाई को मरवा डाला सब। अब रतन सिंह की मृत्यु हो गई, राजा कौन बन गया, आस्करण बन गया। सांगा का छोटा भाई था भारमल। अब असली जो मामला है वो चलता है अपना यही, क्योंकि अपने को पता है कि 1547 से 1573 ईस्वी तक भारमल गद्दी पर बैठा था। अब सांगा के बाद
भारमल ने क्या किया, अब आस्करण ने रतन सिंह को तो दे दिया जहर, ठीक है, आस्करण बन गया राजा। पर इधर भारमल ने क्या किया, मंत्रियों को, सरदारों को, इन सबको आस्करण के बारे में भड़काना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन लोगों को अपनी तरफ लेना शुरू कर दिया। और इसने कहा कि ये व्यक्ति अपने बड़े भाई का कातिल हो सकता है, वो राजा बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो साहब इसने 1547 में आस्करण से गद्दी छीन ली, उसको पदच्युत कर दिया और राजा कौन बन गया, खुद राजा बन गया। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम अपने को ध्यान में आ गया। सबसे पहले अपन ने देखा चंद्रसेन था, चंद्रसेन, इसका पुत्र पृथ्वीराज, ठीक है, और पृथ्वीराज के दो लड़के अपन ने देखे, पूरणमल और भीमदेव। भीमदेव का जो लड़का था रतन सिंह, रतन सिंह का चाचा था सांगा। हो सकता है कि ये पृथ्वीराज का ही पुत्र रहा हो। ठीक है, तो अंततः जो है ये पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने, सांगा का छोटा भाई भारमल, और इसने किसको पदच्युत किया, आस्करण को। तो ये अपने को ध्यान में रहना है कि भारमल जो है किसको पदच्युत करके राजा बना, तो आस्करण को, और सांगा जिसने सांगानेर बसाया उसका छोटा भाई था भारमल। ठीक है ना, तो ये अपना सारा सिस्टम ये भाग 1 में अपन ने देख लिया। अब इसका भाग 2 भारमल से है, वो अपन परसों करेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन करते रहेंगे। कल जो है, कल अपन मौर्य शासक के बाद जो विदेशी ताकतें और यहाँ आई है उसके बारे में देख लेंगे। तो भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, इन दोनों को अपन साथ साथ देख लेंगे। तो इससे जो है अपना इतिहास का एक पोर्शन साथ कंप्लीट होता जाएगा। नहीं तो राजस्थान तो अपने आप में इतना विशाल और इतना अथाह है कि यदि इसको पढ़ते रहे अपन राजस्थान को, तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 से ढाई महीने और राजस्थान का कोर्स कंप्लीट होने में लगेंगे। क्योंकि जयपुर के बाद तो फिर अजमेर, कोटा, बूंदी और आपका इधर सिरोही, जालोर, ठीक है, ये इन सब राज्यों के इतिहास में बहुत समय लगेगा। फिर उसके बाद मराठों से संबंध, और उसके बाद जो है हम 1857 और वो देखेंगे, फिर उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन और फिर अपना एकीकरण। तो इस तरह लंबा चलेगा ये। तो उसके साथ साथ अगर अपन भारत का इतिहास भी देखते जाएं तो थोड़ी सी नवीनता भी हो जाएगी, और कुछ एक मित्रों ने ऐसा आग्रह भी किया है तो उनका आग्रह भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल भारत के इतिहास के साथ।